नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से एग्ज़ाम T20 चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वीडियो री एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी इस चैनल पर, जो कि हिंदी की मैंने कंप्लीट कराई है। आप सभी लोग चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। और आज मैं लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान की, अर्थात जो जीएस की क्लासेस के लिए आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप उसके भी प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ओके, मॉक टेस्ट हम लोग उसके सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो 2018 का है पेपर। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे। वीडियो री एग्ज़ाम की बात करें तो यूपी SSC एग्ज़ाम करवा रही, ग्राम विकास अधिकारी की री एग्ज़ाम होने वाला है, फिर से परीक्षा हो रही है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। 50-50 प्रश्न आते हैं, जीएस से, रीजनिंग से और हिंदी से। तो सभी से 50-50 प्रश्न रहते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं और 300 मार्क्स का पेपर आएगा। और ये पैटर्न आप लोग पहले क्योंकि एग्ज़ाम दे रह चुके हैं तो पता होगा। हिंदी की जो हमने पेपर सॉल्व करा है उसमें 50-50 क्वेश्चंस के सेट भी लगवा दिए हैं आप लोग को। आप लोग वो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा करके जाएं, वहीं से आपको ज़्यादातर प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो हल करेंगे जीएस का। ये सिर्फ वीडियो एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, यूपी SSC के पूछने का पैटर्न भी वही है। तो जूनियर असिस्टेंट का हो या ग्राम विकास अधिकारी का है, जो कि ये है, और उसके साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी की न्यू वैकेंसी आई हैं, उसके लिए भी आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसका पाठ्यक्रम तैयार कीजिए कि पाठ्यक्रम क्या दिया गया है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कीजिए, क्योंकि आज आपको उससे परीक्षा का पैटर्न पता चल जाएगा, कौन से प्रश्न आ रहे हैं और उनका लेवल क्या है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। थ्योरी प्रिपेयर करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। तो अब आप रिवीजन करिए और उसके साथ साथ ये मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपकी क्या हो, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, आपका जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका है वो और बेहतर हो सके। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, कुछ करंट अफेयर के हैं, बाकी पूरी जीएस से प्रश्न 50 प्रश्न होंगे। एक एक करके हम सारे पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वो है कंप्यूटर से ही। पहले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप है या फिर ऑप्टिकल डिस्क है। देखिए, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए जाइए, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो आप उनको उस सेक्शन को मत ही छोड़िए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको बोलते हैं रैम। ये क्या है, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक अस्थायी अर्थात वोलेटाइल मेमोरी है, जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचना को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क, ये क्या है, द्वितीयक, सेकेंडरी या फिर सहायक मेमोरी हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क कैसा है, द्वितीयक या फिर सहायक मेमोरी है। जबकि रैम कैसा है, एक वोलेटाइल और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप, विंडोज़, डिस्क डिफ्रैगमेंटर या फिर विजुअल बेसिक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक। याद रखिए, विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके कॉम प्रोग्रामिंग मॉडल प्रतिरूप के लिए विकसित किया गया तीसरी पीढ़ी का इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको GUI बोलते हैं, इसके रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट,
या फिर ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट्स के द्वारा डेटाबेस के एक्सेस और ActiveX कंट्रोल और ऑब्जेक्ट्स के निर्माण के लिए सक्षम इसे बनाता है। तीसरा प्रश्न भी कंप्यूटर से ही है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? हमला सतह, अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर, अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न या अटैक पैटर्न, हमला पथ या फिर अटैक पाथ। और इसका सही उत्तर है हमला सतह या फिर अटैक सरफेस इसको बोलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में अटैक सरफेस वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण ये प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम या फिर क्रिप्ट एनालिसिस। इसका सही उत्तर है क्रिप्टोग्राफी। देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। यह प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि अन्य इसे देख ना सकें और ना ही पढ़ सकें। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा की रक्षा करता है बल्कि उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 56.7, 60.7, 64.7 या 68.7। देखिए इसका सही उत्तर है, क्योंकि अभी भी डेटा क्या है 2014-15 का सर्वेक्षण हुआ था, उसी के अनुसार है 68.7। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और यहाँ की कुल जनसंख्या का कितना है? 65% तक की जनसंख्या किस पे है? कृषि पर निर्भर है। राज्य के आर्थिक विकास में कृषि के क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर सर्वेक्षण 2014-15 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर ये भूमि है इतनी जो कि कृषि के उपयोग में लाई जा रही है। कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? 68.7%। 68.7%। याद रखिएगा, कुल जनसंख्या का 65% कृषि पर निर्भर। और सर्वेक्षण के अनुसार देखेंगे 2014-15 के अनुसार तो 165.98 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो कृषि के उपयोग में लाई जा रही है, अर्थात कुल भूमि का 68.7%। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का कौन सा कांड अर्थात उसका कौन सा अध्याय सबसे छोटा है? अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड या फिर लंका कांड। इसका सही उत्तर है किष्किंधा कांड, ऑप्शन बी। देखिए अभी क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रीवियस पेपर है दिया गया है तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, उसी तरह समझा रही हूँ। लेकिन अभी जब हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको ऐसे आंसर नहीं दिए होंगे, तो आपको खुद से अपने कॉपी में आंसर लिख करके हमें कमेंट करना होगा कि आपका स्कोर क्या रहा। अभी आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उसके एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से देखिए। रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित या लिखा महाकाव्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है। याद रखिए रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधा कांड है। इसमें 1 से 30 दोहे हैं सिर्फ। अगला प्रश्न है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? देखिए ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। अभी के समय की बात करें तो पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो अभी भी उत्तर प्रदेश का ही पहला स्थान है रिसेंट डेटा के अनुसार। ठीक है, क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और ये क्या है, जो पूरे भारत का उत्पादन है आलू का, उसका लगभग 40% उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश ही करता है। इस प्रकार आलू के उत्पादन में कौन है पहले नंबर पर? है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ये दरगाह शरीफ और ये जो भी हैं स्थापत्य कला और यहाँ पर जो भी फेमस
प्रसिद्ध स्थल हैं उन सबको आप तैयार कीजिए यूपी स्पेशल की क्लास से। ऑप्शन ए दिया गया है संत कबीर नगर, ऑप्शन बी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी है अंबेडकर नगर या फिर ऑप्शन डी है सुल्तानपुर। याद रखिए किचौछा दरगाह शरीफ कहाँ है? अंबेडकर नगर में। किचौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफ़ी संत किसकी है? मखदूम अशरफ जहांगीर असरफी के दरगाह नाम से भी जाना जाता है। और यह अशरफपुर किचौछा अंबेडकर नगर के ज़िले में एक छोटा कस्बा है और वहाँ पर जो किचौछा दरगाह शरीफ की एक छोटी पहाड़ी है उस पर बना है। फिर यह एक ताल से घिरा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि तालाब के पानी से इसमें मतलब उपचार के चमत्कारिक गुण हैं, इसलिए यह वहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला है श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? अर्थात वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं या फिर प्रसिद्ध घराने से कौन से रिलेटेड व्यक्ति हैं, ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत रहती है। जैसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सितार, वायलिन, तानपुरा या फिर बांसुरी, और इसका सही उत्तर है वायलिन। श्रीमती एन राजन जो कि वायलिन वादक हैं और हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित हैं। इनको जो है भारत सरकार द्वारा 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 10वें प्रश्न की बात करें तो इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? देखिए ये 2018 का प्रश्न था, तब पूछा गया था, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। और अभी की बात करें तो 2019 में हुआ था ये अर्ध कुंभ मेला। लेकिन अभी 2023 की बात करें तो ये भी हो चुका है, प्रयागराज में ही हुआ था। और अब आपसे पूछा जा सकता है अगला कुंभ मेला, तो याद रखिए ये होगा 2025 में और प्रयागराज में ही होना है। ठीक है, अप्रैल मई में होगा। कहाँ होगा? प्रयागराज में ही होगा अगला कुंभ मेला 2025 का। ठीक है, देखिए कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है और 2019 का मैंने बताया, 2023 भी बता दिया है। और इसका आप याद रखिए कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ है वो अमृत कलश। इसका आयोजन कहाँ कहाँ होता है ये याद रखिए, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में, इन जगहों पर कुंभ मेला लगता है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामांकन पर, मुंडन या फिर विवाह। देखिए जो यूपी के रहने वाले हैं वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि बच्चे के जन्म पर सोहर गीत गाए जाते हैं। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है और इन गीतों में संतान के जन्म और उससे संबंधित कहानियों और उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल। देखिए एक ही आसपास के स्थान दे दिए गए हैं तो बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इनमें से क्या सही होगा। याद रखिए बरसाना है, जो जगह है वो बरसाना है क्योंकि राधा के जन्म स्थान पर यह मनाया जाता है और वह बरसाना है। वहाँ पर लठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। 13वां प्रश्न है, मिट्टी की बारात इस कविता के जो कविता संग्रह है इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, शिवमंगल सिंह सुमन है, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। मतलब आप बात इसमें से छांट करके बताएंगे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है या फिर नोएडा है? याद रखिए इसका सही उत्तर होगा आगरा। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वर्ष 1966 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसमें ऑप्शन में इलाहाबाद, आगरा है और मुरादाबाद, गाजियाबाद है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़े अभी भी चलते आ रहे हैं और इन्हीं को याद रखिए। इनके अनुसार उत्तर प्रदेश की ज़िले जो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसमें सबसे पहले तो आता है इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और उसके बाद लखनऊ है।
तो पहले के 3 याद रखिए, इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है यूपी की। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए, ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लानवगाई या फिर शालाभोगा, पल्लिच्छांदम या फिर ब्रह्मदेया। देखिए, मैंने एंशियंट हिस्ट्री की एक स्पेशल क्लास आप लोग के लिए लाई थी और वो क्लास ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको ऐसे उत्तर ज़रूर मिल जाएंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास मैंने सिर्फ 2 घंटे की क्लास में पूरा रिवाइज़ करा दिया है आप लोग को। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख करके ही पेपर देने जाएं। और इसका सही उत्तर है पल्लिच्छांदम। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? पल्लिच्छांदम। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? वेल्लानवगाई। और स्कूल और विद्यालय व्यवस्था के लिए जो दान में दी जाती थी भूमि, उसे शालाभोगा। और ब्राह्मण को ब्रह्मदेय। ब्राह्मण वाली याद हो जाएगी, जो पूछा गया वो याद है, बस 2 याद रखिए। गैर ब्राह्मण में वेल्लानवगाई और दूसरी हो जाएगी शालाभोगा। इस तरह आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। और याद रखिए, तुगलक वंश की नींव रखने वाला था गयासुद्दीन तुगलक। कब रखी थी? डेट भी याद रखिए। इस वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। और यह फेमस किस लिए थे? सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? काफ़ी फेमस प्रश्न है। जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर हुमायूं। इसका सही उत्तर है हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा भी था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो याद रखिए, कौन था? हुमायूं था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने, जहांगीर, अकबर या फिर बहादुर शाह प्रथम ने? तो किसने की थी? शाहजहां ने की थी। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में, दिल्ली में है शाहजहानाबाद, वहाँ पे एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसका नाम क्या हुआ? लाल किला। इसी किले के दीवाने आम के पीछे दीवार में बना एक कोष्ठ, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था और उसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? अब बोध गया के बारे में बताना है क्योंकि गौतम बुद्ध वहाँ पैदा हुए थे इसलिए, या फिर गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। या लास्ट ऑप्शन दिया गया है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। आप सभी लोग को मैं बुद्ध जी के बारे में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग इनकी डेट ऑफ बर्थ, जो इनके बर्थ डेट है वो मेंशन कीजिए, कमेंट करके बताइए, और कहाँ हुआ था इनका जन्म वो भी बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था बोधि वृक्ष के नीचे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की एक रात में, और पीपल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी? निरंजना, जिसको पुनपुन नदी बोलते हैं। उरुवेला, जो कि बोध गया में जगह है, वहाँ पर बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया। 1922 में गया का, 1923 में दिल्ली, या फिर 1924 का बेलगाम का, या फिर 1925 का कानपुर का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही है। 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ था? कर्नाटक में हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। और सिर्फ यही एक अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। 22वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बाल्डविन ने, नेविल चैम्बरलेन ने, सर विंस्टन चर्चिल ने, या जेम्स रॉमसे मैकडॉनल्ड्स ने? और इसका सही उत्तर है मैकडॉनल्ड्स, जो थे जेम्स रॉमसे मैकडॉनल्ड्स, इन्होंने की थी।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया था, जिसको क्या बोलते थे, कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचायत। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा बल्कि क्या किया था, दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया था। इसी के बाद क्या होता है, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल में, इलाहाबाद में, कानपुर या फिर जबलपुर में? उत्तर याद रखिए, इलाहाबाद में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो सोसाइटी थी, इसके एकमात्र सदस्य जो बचे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। इन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दिया था और लाहौर षड्यंत्र केस से भी ये बच निकले थे। लेकिन जब 27 फरवरी 1921 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, इसके अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा जब ये घिर गए तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। कौन सी इनकी ये पार्टी है, याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके मेंबर और कौन थे, भगत सिंह जी। और भी मेंबर्स जो हैं उनको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखिए, मैंने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। जहाँ तक आपकी कल क्लास जो आएगी वो मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी की क्लास आएगी। सिर्फ एक ही वीडियो में आपकी संपूर्ण ज्योग्राफी या फिर एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे और उसके साथ साथ क्लास भी देख सकेंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा, कावेरी? इसमें याद रखिए नर्मदा। नर्मदा और तापी, वैसे तो और भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो दो नदियां हैं वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। नर्मदा और तापी नदियों का जो समागम है वो अरब सागर में है। बाकी नदियां क्या है, वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। याद रखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर से 1289 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी है, वहाँ पर समुद्र से मिल जाती है। और यह नदी किसके किसके बीच बहती है? विंध्य और सतपुड़ा जो श्रेणियाँ हैं उनके बीच रिफ्ट वैली बना करके, वहाँ रिफ्ट घाटी बनाई हुई है, उनके बीच में बहती है। नर्मदा और तापी दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क और जो कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनसे पूछा भी जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। याद रखिए, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह हाथियों के लिए रिजर्व है। 490 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला यह अभ्यारण्य पश्चिमी घाटों के सूखे और नर्म पर्णपाती जंगलों के बीच स्थित है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, हाथी, गौर, सांभर, बाघ, हिरण, काकड़, शाही, ये सब जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 26वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। बहुत से लोगों को लगेगा इसका सही उत्तर सिक्किम है, बट सिक्किम नहीं है। जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है जिसमें 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम जिसमें 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और आप इसके बाद याद रखिए नागालैंड, जो कि जिसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है, 119 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या फिर ऑस्ट्रिया? डेन्यूब कहाँ की है? जर्मनी की है। डेन्यूब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि यह मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं, उनके पहाड़ों के बीच में जो स्थित है, दोनाउ एसिंगन इस कस्बे के पास प्रवाहित होती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। इन 10 देशों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो वोल्गा नदी है वो डेन्यूब, वोल्गा नदी के बाद जो डेन्यूब है वो यूरोप की सबसे लंबी दूसरी नदी है, अर्थात वोल्गा क्या है, सबसे लंबी नदी है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, कैस्पियन सागर में गिराती है। तो जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको भी याद रखना है, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, कोई बहुत टफ नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका, और इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए इतनी इजी प्रश्न है, ये तो सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिए। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल आप देख लीजिए, ये दिया गया है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप का दिया गया है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बार आपको दे दिया गया है नंबर्स में, तो वो एक देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका का फिर दक्षिण अमेरिका का दिया हुआ है, तो सभी का दे दिया गया है। पहले सबसे जो बड़ा है वो एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर क्या है उत्तर अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, सतलज पे, रावी पे, व्यास या फिर चिनाब। याद रखिए रावी नदी पे क्या है, चमेरा बांध है, हिमाचल प्रदेश में है, चंबा जिले में स्थित है, और इस परियोजना द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, 30वां गैलेरस ज्वालामुखी है, यह किस देश में स्थित है, कोलंबिया है, मैक्सिको है, इटली है या फिर हवाई है। और इसको याद करिए, याद रखिएगा, जो ये इसका सही उत्तर है वो है कोलंबिया। क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, कोलंबिया। गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर एमपी। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। थोसेघर जलप्रपात कहाँ है, महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में स्थित है, और यह सतारा शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव पर स्थित है। जलप्रपात भी याद करने हैं सारे। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है, 60% है, 70% है, 80% है या फिर 90% है। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है, 90। देखिए जब ये अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री है, ये क्या करती है, 2 भाग में पृथ्वी को विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें लगभग जो आबादी है लगभग 90% उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, किस नंबर के हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्योंकि करंट अफेयर का तभी राष्ट्रपति चुनाव पर आधारित प्रश्न था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 14वें राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। 20 जुलाई 2017 को भारत के 14th राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, और इन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिया था। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए अभी जो प्रश्न बन सकता है वो जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं उन पर बन सकता है। तो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो अब वो कौन हो जाएंगे, 15वें राष्ट्रपति हैं। और हैं कौन 15वें राष्ट्रपति, तो याद रखिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, जो कि अभी चुनाव हुआ है और चांसेस हैं इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो व्यक्ति के रूप में 15वें हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था वो 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू जी विजयी रही हैं। ठीक है, और ये पहली हैं जो जनजाति, जो संथाल जनजाति से हैं। तो ये राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं जो संथाल जनजाति से हैं, किसी जनजाति समूह से आती हैं, और महिला के रूप में ये दूसरी राष्ट्रपति हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, याद रहेगा। ठीक है, और इनके साथ जो चुनाव हुआ था उसमें याद रखिए, आपको मैं और भी जानकारी दे देती हूँ। इसमें जो विजयी रहीं तो इनके जो मतों का प्रतिशत था वो 64.03 था। 25 जुलाई 2022 को इनको शपथ दिलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, हर 6ठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, या फिर हर तीसरे। तो याद रखिए हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर क्या होता है,
भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 243 फर्स्ट, इनके अनुसार पर पंचायतों की जो वित्तीय समीक्षा की जाती है उसके लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 243 है झा फर्स्ट, इसके अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और राज्य का जो राज्यपाल है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था उसके अनुसार 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, ऐसा इसमें बोला गया था, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत है किस अनुसूची में आते हैं और किस भाग में आते हैं, और इनसे रिलेटेड आर्टिकल बताइए। भारत के संविधान के अनुसार, मतलब अनुच्छेद बताना है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 127, और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 123, इसके अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने की विशेष अधिकार है, और राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिससे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जा सके। 36वां प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 17 है, 19 है, 15 है या फिर 12 है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। तो याद रखिए, राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया राज्यसभा के सदस्यों के अधिकतम जो संख्या है वो कितनी होगी? 250, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सब विषयों के संबंध में जो ज्ञान रखते हैं। अगला प्रश्न है, किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? इसका सही उत्तर है राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्रावसान विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और अंतिम जो सत्र होता है उसमें भी जो बैठक समाप्त होती है वो राष्ट्रगीत के बाद ही होती है। अगला प्रश्न है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये उस वक्त का प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर था नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज MOX जोन का उद्घाटन किया गया। मोबाइल ओपन एक्सचेंज मोबाइल उद्योग को समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र होगा जो मोबाइल निर्माताओं, अनुसंधानों और विकास और संबद्ध उद्योगों को एकीकृत मंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है 2018 के, ये भी पूछा गया तभी का प्रश्न है 2018 का, कि AT Kearney FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? देखिए, जो भी इंडेक्स हैं वो सारे याद रखिए, उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उस समय सही उत्तर था इसका 11वां। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी दी है? वो है 2020 तक। ये भी प्रश्न आप लोग देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो ग्रामीण बैंक हैं इनके पुनर्पूंजीकरण के लिए जो विस्तार है वो 2019-20 तक दिया था। और आप इससे रिलेटेड ये देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मैं उन्हीं को करा रही हूँ अच्छे से। विश्व बाघ दिवस जो कि वर्ल्ड टाइगर डे है वो कब मनाया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो बाघ की नई जो सेंसस आई हुई हैं वो भी आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए 29 जुलाई को 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाघों की तेज़ी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया। अभी जो बाघ आकलन 2022 की रिपोर्ट आई हुई है उसमें भी आप लोग को पढ़ना रहेगा। उसमें भी याद रखिए कि इसमें क्या किया गया है, कुछ जोन डिवाइड कर दिए गए हैं, उसमें बाघ की संख्या बताई गई है। जैसे कि 5 भाग में भारत को डिवाइड किया गया और टोटल जो संख्या बताई गई है वो याद रखिए 3167 हो गई है बाघों की संख्या।
कितनी है 3167, जो कि 2018 में कितनी थी 2967 थी। अब कितनी हो गई है 3167। पहले तो यही याद रखिए इतने से इतनी बढ़ के हो गई है। दूसरा पॉइंट याद रखिए 5 जोन में डिवाइड किया गया है और इनमें क्या क्या है, जैसे कि शिवालिक की पहाड़ियाँ और गंगा का मैदान क्षेत्र हो गया। दूसरा हो गया मध्य भारतीय क्षेत्र और पूर्वी घाट। तीसरा भाग पश्चिमी घाट का है। चौथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्र है। लास्ट है सुंदरबन। इन जगह पे टोटल करके बताई गई है संख्या। और भारत की जो संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई, परसेंटेज की बात की जाए 2018 से 2022 में, तो 6.74% इतनी बढ़ोतरी हुई है, ये याद रखिए। तो बाघ की जो जनगणना है वो तैयार करके ही जाइएगा। जो संख्या है अभी कितनी है वो 3167 है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ये 2018 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर था नई दिल्ली। अर्थात जो समिट होते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाएं हैं या फिर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन दोनों को ही प्रिपेयर करना है। इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात सरकार ने क्या किया था, किसानों की बिजली की समस्या के समाधान हेतु 870 करोड़ रुपए की लागत से सूर्य शक्ति किसान योजना शुरू की थी। और इस सरकार जो ये सरकार है, किसानों को खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए एक बड़ी राशि की सब्सिडी भी देगी। सरकार ने प्रतिवर्ष 175 मेगावाट बिजली प्राप्त होने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत किसानों को कम वोल्टेज की समस्या दिन में लगभग 12 घंटे तक मिलेगी। अब इस समस्या से निजात मिल जाएगा। ऐसा करने के लिए किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई जो 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष है, इस योजना में कितने सामाजिक मानक थे, ये पूछा गया है। और इसका सही उत्तर है 7 सामाजिक मानक। अब ये सामाजिक मानक कौन कौन से हैं, जैसे कि लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, अपराध मुक्त और सामाजिक भागीदारी के आधार पर पंचायतों को क्या है रैंकिंग प्रदान की जा रही थी। और इसमें जो प्रथम 3 पे थे अम्बाला, गुरुग्राम और करनाल हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं अभी भी चल रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू की हैं। सारी सरकारी योजनाएं आप देख के जाइए। अगर आपको वो योजनाएं नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं सारी योजनाएं एक साथ आप लोग को करवा दूंगी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना पुलिस ने राज्य में पूरे पुलिस विभाग के लिए व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था और उसका नाम था COP कनेक्ट, कॉप कनेक्ट के नाम से। इसके बारे में आप ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आप पढ़ लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब पूछा नहीं जाएगा, पर इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? तो क्वीन अनानास को घोषित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया था। और क्योंकि त्रिपुरा जो राज्य है वो क्वीन अनानास का बहुत अच्छा उत्पादक राज्य है, इसलिए इसको घोषित किया था और विभिन्न देशों में क्वीन अनानास का निर्यात यहाँ से होता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट। या फिर ऑप्शन डी है न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रट डालिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड का पूरा नाम तो देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद इस बैंक की स्थापना के बारे में जानते हैं। या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी और स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982। इससे एक और प्रश्न बनता है कि किसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा शिवरमन समिति के आधार पर। और यह बैंक कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? वो भारत का है। ट्रैक्टर जो कि कृषि आधुनिक कृषि के उपयोग में होने वाला प्रमुख उपकरण है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में जो ट्रैक्टर बनाने वाली अनेक कंपनियां हैं और इनका बहुत ज़्यादा उपयोग भी हो रहा है। सबसे बड़ा जो ट्रैक्टर प्लांट है वो होशियारपुर, पंजाब में है। अगला प्रश्न है 49वां है जो कि 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया इसके 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था, उससे रिलेटेड प्रश्न है और ये मुंबई में किया गया था। इसको आप पढ़ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था?
तो यहाँ पर उत्तर भारत है और अभी भी यही उत्तर होगा। अर्थात अगर अभी की जो डेटा लिया जाए तो उसके अनुसार भी सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौन है? भारत ही है। अगर भैंस के दूध की बात की जाएगी तो भारत, गाय के दूध की बात की जाएगी तो यूएसए। और सिर्फ पूछा जाए अगर आपसे कि कौन सा देश में, जो देश में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है वो भारत है। अब देखिए भारत में भी बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो वह किस नंबर पे आता है? वह प्रथम स्थान उसको भी है इसमें दुग्ध उत्पादन में। तो इस तरह के डेटा ज़रूर याद रखिए जो कि पूछे जाते हैं और काफ़ी प्रश्न इनसे आए भी हैं। तो आप मिनरल डेटा हो गया, फूड एग्रीकल्चरल वाला डेटा हो गया, ये सब आप याद रखिए। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल के प्रश्न देखिए, इस पेपर से हमें पता चल रहा है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहा और किस तरह के प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर किस लेवल का है, और जीएस में जो प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री या फिर जो कि ज्योग्राफी वगैरह पूछी जा रही है वो कैसे प्रश्न हैं। आप ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। अभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम अभी जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो लगभग प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही मैं जीएस कंप्लीट करूँगी उसके साथ साथ और भी प्रश्न एक एक साथ में करवा दूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिए जिससे उन लोग को भी फ़ायदा मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।